Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today we are going to study Silas Marner summary chapter number 7. In our previous chapter number 6 हमने ये पढ़ा था कि जब मार्नर रेनबो इन पे पहुंच गया था तो वहाँ पे यूजुअल डिस्कशंस चल रही थी एंड वी डिस्कस्ड इन डिटेल कि रेवलो पीपल की यूजुअल डिस्कशंस वगैरह क्या होती हैं और डिफरेंट कैरेक्टर्स भी इसमें इंट्रोड्यूस हुए थे. तो इस चैप्टर वहाँ पे एंड यहाँ पे हुआ था कि वहाँ जो कंपनी थी रेनबो में लोग जो जमा थे वो घोस्ट की जो प्रेजेंस है और उनकी एग्जिस्टेंस पे डिस्कशन कर रहे थे एंड मिस्टर मेसी एंड फारियर वर हैविंग दिस लिटिल आर्ग्यूमेंट दैट वेदर घोस्ट एग्जिस्ट और नॉट एंड फारियर सेड कि घोस्ट जो है वो असल में नहीं होते हैं और मिस्टर मेसी वाज सेइंग दैट अगर वो होंगे भी तो वो फारियर जैसे इग्नोरेंट मैन के सामने आना तो अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव कराना पसंद नहीं करेंगे. सो दिस वाज going on about the discussions, all the discussions that were going on. So we will start chapter number 7 now. When the company at the Rainbow was talking about the reality of ghosts, they all became suddenly shocked when they saw a presence at the door. It was Silas Marner. At one time, even the father considered him a ghost. अच्छा, जब डिस्कशन चल रही थी घोस्टली फिनोमेना के बारे में रेनबो इन में तो एकदम से उसी टाइम वहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं जब साइलस मार्नर रेनबो इन के दरवाजे पर आ गया अपनी रॉबरी सबको बताने के लिए कि उसके घर रॉबरी हुई है. तो उस टाइम जो है वो एकदम से हैरान हो गए क्योंकि जब आप नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप लोग भी बैठे डिस्कशन कर रहे होते हैं सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में या घोस्ट के बारे में तो एकदम से कोई आ जाता है या नॉक नॉक हो जाता है तो आप फ़ौरन से चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी जो है घोस्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं. तो इसी तरह से जो है साइलस भी जो है जब अपीयर एकदम से हो गया तो वहाँ पर लोग एकदम से शॉक्ड हो गए कि ये कौन आ गया, कहीं सच में कोई घोस्ट तो नहीं आ गया. तो फारियर जो कि पहले कह रहा था कि घोस्ट नहीं एग्जिस्ट करते उसको भी थोड़ा सा लगा कि कहीं सच में कोई घोस्ट ना आ गया. The landlord finally rose and asked Mark that what brought him here. Silas told them that he had been robbed. फिर साइलस ने उनको अपना बताया कि उसके घर रॉबरी हुई है. मिस्टर स्नेल जो है asked Jem Rodney who was sitting near Marner to lay hold on Marner, but Jem became frightened that Marner is robbed and murdered too. तो asked Mr. Snell to lay hold on Marner himself. मिस्टर स्नेल ने कहा जो जेम रॉडनी बैठा हुआ था पास मार्नर के दरवाजे के पास ही तो उसको कहा कि जाओ जाके पकड़ो मार्नर को. मिस्टर स्नेल ने कहा तो जेम रॉडनी जो है वो समझा कि चोरी भी हुई है और मार्नर जो है उसको मर्डर भी किया गया और ये उसका भूत है जो यहाँ पर आया है. तो इसलिए जेम डर गया और उसने कहा मैं नहीं पकड़ूंगा मिस्टर स्नेल, आप खुद ही आकर इसको संभालें. सो साइलस then turned towards Jem and accused him of being the robber. एकदम से जो है उसने जेम को देख लिया क्योंकि पहले उसे शक था कि जेम मुझे तंग करता है रास्ते में आते जाते तो उसी ने ज़रूर पैसे चुराए मेरे. तो उसने फ़ौरन से उसे कहा कि तुम हो रॉबर. The company then tried to calm him down. Mr. Snell asked him to come to senses and tell them about everything in detail. फिर उसने कहा कि तुम एकदम से सब पे इल्ज़ामात ना लगाओ, आराम से पहले उसे काम डाउन किया और कहा कि अब हमें डिटेल से बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है. Marner was then beseated and became the center of the company. ये जो है बहुत ही अनयूजुअल और ऑड बात थी मार्नर के लिए क्योंकि इतने सालों से वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में और एंटी सोशल तरीके से रहा था जिसकी वजह से वो लोगों से अलग थलग था. लेकिन जब लोगों ने उसको वेलकम किया, उसे अपने साथ बिठाया और उसे सेंटर ऑफ द कंपनी बनाया तो उसे बहुत अच्छा लगा एंड ही फेल्ट दैट वार्मथ जिसकी वजह से उसने उनको बताना शुरू कर दिया. द लैंडलॉर्ड देन आस्क्ड मार्नर टू टेक ऑफ हिज कोट एंड कम्फर्ट हिमसेल्फ एंड देन एवरीवन बिकेम क्यूरियस. The landlord then asked Marner to explain the situation, where Jem Rodney accused him not to blame him for stealing. अब लैंडलॉर्ड ने कहा कि अब बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है. तो जेम ने एकदम से फ़ौरन से कहा कि जो भी हुआ लेकिन मेरे पे इल्ज़ाम ना लगाना क्योंकि मैंने कोई चोरी नहीं की. Then, under frequent questioning, Silas told his story. फिर जब लोगों ने उससे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे तो उसने अपनी स्टोरी कहनी शुरू की. दैट अफेक्शन अबाउट सिटिंग इन द वार्मथ एंड एवरीवन लिसनिंग टू हिम केयरफुली वाज अ न्यू थिंग फॉर मार्नर व्हिच फोर्स्ड मार्नर सबकॉन्शियसली टू लेट हिज हार्ट ओपन टू द स्ट्रेंजर्स. बहुत ही की पॉइंट है इस चैप्टर का यहाँ पर कि मार्नर की फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया गया है कि जो है वो इतने सालों से जो है अलग थलग लोगों से रह रहा था तो अब उसे जब लोगों ने जो इम्पोर्टेंस दी उसकी बातों को और उसको वो सुनना चाह रहे थे तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सबकॉन्शियसली उसके ये एक अंदर जज्बा पैदा हुआ कि मैं अपनी स्टोरी सबको सुनाऊं, यानी कि उसे एक्सेप्टेड फील हुआ. दैट्स व्हाई ही वाज रेडी टू टेल हिज स्टोरी टू एवरीवन एंड इवन ओपन लेट हिज हार्ट ओपन टू द स्ट्रेंजर्स. Everyone then started to consider him innocent and free from devilish practices, as according to Mr. Macy, such innocent or confused people cannot have any devil set their back.
यानी कि पहले जो है मार्नर के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि उसको जो है क्योंकि वो एंटी सोशल रहता था, इसलिए लोग उसको उसके बारे में जो है सुपरस्टिशंस बनाने लग पड़े दैट ही इज़ अ वेरी सस्पिशियस पर्सन और उसका डेविल से कोई ताल्लुक है। लेकिन जब वो यहाँ पर आकर उसने अपने लोगों को उनसे मिला, उन्हें अपनी स्टोरी सुनाई और लोगों ने उसकी कन्वर्सेशन सुनी, तो उन्होंने उनको आहिस्ता आहिस्ता जो उसके बारे में गलत ख्यालात थे वो हटना शुरू हुए और उनको समझ आना शुरू आई कि मार्नर वॉज अ इनोसेंट पर्सन और वो इस तरह के डेविलिश प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं है। और मिस्टर मेसी ने ये भी कहा कि ऐसे इंसान इनोसेंट और कन्फ्यूज लोग जो होते हैं उनके साथ कोई डेविल का ताल्लुक नहीं हो सकता। द थिंग और द पॉइंट टू कंसिडर वॉज that how could anyone be so much sharp and fast to do robbery in such a short time? And when Marner was not at home, as it seemed a supernatural involvement, it would be useless to set a constable after it. अच्छा, अब जो उन्होंने जब स्टोरी सुनी मार्नर की तो उन्होंने कहा कि पॉइंट नोट करने वाला ये है कि इतने कम से टाइम में कोई कैसे इतनी तेज़ी से रॉबरी कर सकता है, क्योंकि मार्नर घर पे उस टाइम मौजूद नहीं था, तो उसने देखा भी नहीं कि कौन है और ना ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन है। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कोई ज़रूर सुपर नेचुरल इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी कि किसी भूत वगैरह ने कोई चोरी की है, क्योंकि इतने तेज़ी से थोड़े से टाइम में की है, मार्नर ने भी किसी को नहीं देखा, तो इसलिए अब अगर भूत ने चोरी की है तो हम कोई कांस्टेबल भी इसके पीछे नहीं लगा सकते, यानी कि पुलिस वगैरह को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते इस मैटर में। Then the landlord cleared Jem Rodney on his behalf by telling that he can't steal it as he had been in the rain like a very sober and serious person since you left the house according to your own story. अच्छा, लैंडलॉर्ड ने कहा कि जो जेम के ऊपर मसला चल रहा था, मार्नर समझ रहा था शायद उसने चोरी की है, तो लैंडलॉर्ड ने उसको क्लियर किया और कहा कि जेम रॉडनी चोरी नहीं कर सकता क्योंकि वो सारा दिन यहाँ रेनबो में ही हमारे साथ बैठा हुआ था और बहुत ही सोबर और अच्छे तरीके से बैठा हुआ था, और तुमने जो अपनी स्टोरी बताई है उसके मुताबिक तो फिर जेम यहाँ से हिला ही नहीं, वो तो सारा टाइम रेनबो पे ही मौजूद था। Mr. Macy told him that it was against the law to blame an innocent person. Silas felt very sorry on this and, accepting his fault, apologized to Jem and told him that all he was worried was about his guineas. अच्छा, फिर जो है उन सब ने कहा कि जो है जेम जो है वो इनोसेंट पर्सन है, उसको इस तरह ब्लेम नहीं करना चाहिए, तो साइलस को बुरा भी लगा, इस पर उसने सॉरी भी कहा जेम को और अपोलोजाइज़ किया। तो यानी कि यहाँ पे साइलस का कैरेक्टर रिवील भी हो रहा है कि उसने फ़ौरन से जो है वो एक अच्छा इंसान ही था, इसलिए उसने फ़ौरन से अपोलोजाइज़ भी कर लिया कि उसने उसको रॉन्गली एक्यूज़ किया है। सो ऑल ही वॉज वरीड अबाउट वॉज हिज मनी। The farrier then asked about the quantity of money. Marner told that it was 272 pounds, 12 and 6 pences. फिर farrier mentioned that it was not a big quantity to handle and about footmarks not being there and sand and all the things being same can be the fault of Marner's short-sightedness. फारियर ने कहा कि जो है इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, इतनी हैवी अमाउंट नहीं थी कि किसी के लिए ले जाना जो है वो मुश्किल हो जाए, और अगर जो तुम कह रहे हो कि वहाँ कोई फुट मार्क्स नहीं थे और सैंड भी वैसी की वैसी थी, तो फिर तुम्हें ये सब इसलिए शायद लग रहा होगा क्योंकि तुम्हारी आंखें वैसे ही शॉर्ट साइटेडनेस का शिकार है, तो इसलिए तुम्हें सही से नज़र कुछ नहीं आया होगा उस टाइम। Then he gave the suggestion that 2 sensible men should go to Master Kench, the constable, as he is ill, and he should elect a deputy for this problem, and volunteer himself as being the deputy, and offered Marner to go with him to his house and examine the problem. उसने कहा कि जो डेप्यूटी मास्टर केंच है वो तो बीमार है, तो हम में से चाहिए कि हम में से जो सेंसिबल लोग हैं, बड़े हैं जो कंपनी के, वो लोग जाएं मास्टर केंच के पास, उनसे पूछें कि वो इस मैटर को सॉल्व करने के लिए किसी को सिलेक्ट करें, और जो है उसने खुद अपने आप को फारिया ने ऑफर कराया कि मैं मार्नर के साथ जाता हूँ उसके घर और वहाँ पे सारी सिचुएशन एग्जामिन करके आता हूँ, एंड चैलेंज एवरीवन टू स्टैंड अगेंस्ट हिम, और कहा कि मुझे कोई रोक के दिखाए इस बात से। मिस्टर स्नेल देन एग्जामिन एंड इट वॉज रेनिंग हैवीली। मिस्टर स्नेल ने देखा कि बाहर तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। फारियर showed that he didn't care about the rain and Justice Malam would find it wrong that the sensible people knew about a problem and didn't take any action. अच्छा, अब फारियर थोड़ा जज्बाती किस्म का इंसान भी दिखाया। उसने जब एक दफ़ा बात कहती है तो वो कहती है, वो कह रहा है बारिश होती ही नहीं होती, मुझे परवाह नहीं है, मैं मार्नर के साथ जा रहा हूँ उसकी हेल्प करने। और जस्टिस मैलाम को जब इस बारे में पता चलेगा कि लोगों को इस रॉबरी के बारे में पता भी था एंड स्टिल दे डिडंट टेक एनी एक्शन, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। The landlord agreed and then performed nolo episcopari and offered himself to go to Kench's. लैंडलॉर्ड इस बात के लिए रजामंद हो गया।
नोला पेस्केबेरी मीन्स कि जब आप जो है एक ऑनर आपको दिया जाए लेकिन आप उसको डिनाई कर रहे हो कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, जबकि आप दिल में से बहुत ज़्यादा चाह रहे हो कि आपको लोग जो है इस बात के लिए सिलेक्ट करें और आपको ऑनर दें, लेकिन आप शो कराते हैं कि नहीं मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मुझे मिले ना मिले। तो यहाँ पे ये बताया गया कि लैंडलॉर्ड जो है वो चाहता था कि मास्टर केंच उसको ही सिलेक्ट करे एज अ सेंसिबल मैन जो कि माइनर के घर जाके एग्जामिन करेगा सब कुछ, बट ही वॉज शोइंग कि ही इज़ नॉट दैट मच being dying for it. He is not that much dying for it कि उसको ही select किया जाए, but actually he was. अच्छा, Mr. Macy objected that doctor cannot be a constable, and as Mr. Dowlas was a farrier, he can't be a constable too. Mr. Macy ने कहा कि इन दोनों में से तो कोई भी constable बन नहीं सकता. Then a hot debate started upon this, and Farrier in a rage exclaimed that he didn't want to be a constable, and if there was jealousy and envying about going to Kenches and Rain, let everyone go, and he didn't care about it. Farrier वैसे ही हमने कहा कि जज्बाती इंसान है तो वो इस पे गुस्सा हो गया कि मुझे क्यों नहीं select किया. The landlord then ended the dispute, and Mr. Dowla commented to go as second person officially, and poor Silas, with his 2 companions and in old coverings, set out in rain, thinking about long night hours before him, not like those who to rest, but those who expect to watch for the morning. सो क्या हुआ कि जो है लैंडलॉर्ड ने फिर मामला रफा दफ़ा किया और मिस्टर डॉला को ने कहा कि जो है मैं जाऊंगा एज अ सेकेंड पर्सन ऑफिशियली, और बेचारा साइलस मानर अपने 2 कंपेनियंस के साथ निकल पड़ा रात को अपने बारिश में जो है अपने घर की तरफ, और जो है लंबी रात उसके आगे थी, ना कि वो राइटर ने यहाँ कहा है कि वो वाली लंबी रात नहीं जो कि लोग आराम के लिए जिसका इंतज़ार करते हैं रेस्ट करने के लिए, बल्कि वो वाली लंबी रात जो कि इंसान सुबह होने का इंतज़ार करता है. So this was the short chapter number 7. Hope you liked my video. Stay tuned for more chapters and subscribe my channel.